नमस्कार जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत का संवैधानिक विकास का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पहले आप पहला पार्ट देख लीजिए और अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत करते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसके पहले हमने पढ़ाई करी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो 1773 से लेकर के 1853 के बीच में कानून बनाए गए थे, तो वो कानून हम पढ़ चुके हैं। अब 1857 की क्रांति हो जाती है। उसके बाद अब पूरी तरह से भारत में ब्रिटिश हुकूमत है, यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया और पढ़ने के बाद बहुत सारी घोषणाएं हुई। अब बहुत सारी घोषणाएं होने के बाद पहला कानून बनाया गया 1858 का, जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें मुख्य रूप से दो बातें आपको याद रखनी है। भारत का वायसराय और भारत के राज्य सचिव, दो चीज़ें। भारत का वायसराय का मतलब क्या है? अभी तक जो गवर्नर होते थे, शुरुआत में आप इसको 3 स्टेप में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से खूब प्रश्न आते हैं। पहला, सबसे पहले जब बंगाल में गवर्नर बनते थे तो उनको बोला जाता था बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर सबसे शुरुआत में, यानी कि जब प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर का युद्ध हुआ, उस समय बंगाल का गवर्नर होता था। बाद में इस पद का नाम थोड़ा बदल करके किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। जनरल शब्द जोड़ा गया कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और वारन हेस्टिंग्स पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना और वही अंतिम बंगाल का गवर्नर भी था, वारन हेस्टिंग्स। और बंगाल का गवर्नर जनरल पद चलता रहा और जब 1833 का कानून बना, तब उसमें इस पद का थोड़ा सा नाम और बदला गया और क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तारीख में मैं लिख देता हूँ। ये कब किया गया? ये किया गया 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ये किया गया, सॉरी उल्टा हो गया, ये तो शुरुआत से ही था, ऐसे लिखिए इसको, शुरू से ये था। 1773 से ये नाम आया बंगाल का गवर्नर जनरल और 1833 से ये नाम आया भारत का गवर्नर जनरल। और फिर आ गया 1858। तो 1858 के अधिनियम से, यानी कि जो सरकार का अधिनियम था, उसमें इस पद का नाम रखा गया भारत का वायसराय। तो 4 नाम हैं एक ही पद के, अलग अलग समय पर। तो पहला काम क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसे अब कहा जाने लगा भारत का वायसराय। यानी अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा, मतलब 1853 के ही अधिनियम में ये घोषणा कर दिया गया था कि इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटिश, कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर सकती है। ये घोषणा हो गई थी 1853 में ही, समाप्त नहीं किया गया था, घोषणा हो गई थी कभी भी किया जा सकता है। और 1 सितंबर शायद 1884 में इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। लेकिन अभी बंद नहीं किया गया था, यहाँ पे अभी उसका काम था। तो भारत का वायसराय हो गया। इसका मतलब अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश का सम्राट जो है, राजा जो है, वो चुनेगा और ब्रिटिश के राजा का ये प्रतिनिधि होगा, भारत में शासन करेगा ये। और इस पद पर कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। चलिए, ये हो गया दूसरा। भारत के राज्य सचिव, और एक पद बनाया गया राज्य सचिव का। जैसे गवर्नर थे, मतलब वायसराय थे, उनकी एक कार्यकारिणी परिषद थी, तो उनके कार्यकारिणी परिषद में के साथ साथ एक सचिव बनाया गया जो भारत के मामलों को देखेगा। और ये ब्रिटिश के संसद से है, यानी ब्रिटिश के सांसद में से कोई एक चुना जाएगा कैबिनेट से। ब्रिटिश में जो शासन होता था, वहाँ संसद होती थी, तो उसका कैबिनेट होते थे, उसके कैबिनेट से एक व्यक्ति को चुना जाएगा जो केवल और केवल भारत के मामलों को देखेगा। और ध्यान रखिएगा, ये भारतीय नहीं होंगे, इंग्लैंड के ही रहेंगे, लेकिन भारतीय मामलों को देखेंगे। भारत सचिव नाम उसका रखा गया। बस इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है 58 के बाद।
क्योंकि 58 में एक घोषणा और हो गई थी कि अब 20 साल तक समीक्षा नहीं की जाएगी। जैसे पहले 1793 में आया, फिर 1813 में आया 20 साल के बाद, फिर 1833 में आया 20 साल के बाद, फिर 1853 में आया 20 साल के बाद। तो 53 में 58 में ये बात कर दी गई कि अब 20-20 साल की समीक्षा नहीं होगी, जब भी इंग्लैंड सरकार चाहेगी वो कानून को बदल सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। इसीलिए 1858 के बाद डायरेक्ट 1861 में ही उसमें संशोधन हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, संवैधानिक विकास का सूत्रपात, जो हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, दरअसल वास्तविक शुरुआत यहीं से होती है। यहीं से सारी चीज़ें धीरे धीरे लेनी शुरू हुई थी। तो संवैधानिक विकास का सूत्रपात ऐसे होता है कि भारतीयों को शासन में भागीदारी दी जाती है। अभी तक जो इंग्लैंड के बनाए जाते थे सचिव, जो गवर्नर के उसकी परिषद थी, उसमें कोई भी भारत का व्यक्ति नहीं होता था, सब अंग्रेज होते थे। यहाँ पहली बार घोषणा हुई कि अब भारतीयों को भी उनकी परिषद में रखा जाएगा, उनको भी शासन में भागीदारी दी जाएगी। इसीलिए इसको कहा गया कि संवैधानिक विकास का सूत्रपात अब हुआ है। मद्रास एवं मुंबई की सरकारों को पुनः अधिकार दिया गया। इसके पहले अधिकार छीन लिया गया था कि मुंबई और मद्रास की सरकार अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेगी, उसकी कोई स्वतंत्र कानून बनाने का, शासन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे वो पुनः लौटा दिया गया, यानी वो भी अब स्वतंत्र हो गई एक तरह से, इनकी देखरेख में काम करेगी, लेकिन उसको भी अधिकार मिल गया। इसके साथ साथ राज्यों में विधान परिषद का गठन हुआ। आज की भाषा में कहें तो जैसे विधान मंडल है, केंद्र में संसद है, राज्य में विधान मंडल है, वैसे ही केंद्र में वो तो चल रहा है गवर्नर और उसकी परिषद। इसके साथ साथ अब राज्यों में विधान परिषद होगा। तो इसके लिए संयुक्त प्रांत, बिहार, पंजाब, संयुक्त प्रांतों को आज की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर भी विधान परिषद यानी राज्यों का, सरकार का गठन हुआ। ये 1861 में हुआ। फिर 1892 आ जाता है, काफ़ी लंबा समय बीत गया। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या होता है, मुख्य मुख्य बातें, निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना। पहली बार भारत में निर्वाचन कराए जाने शुरू हुए। अभी तक अंग्रेज़ों के शासन में जो कानून बनते थे, उस कानून को बनाने वाले जो लोग होते थे वो कोई भी निर्वाचित होकर के नहीं आते थे। वो अलग बात है कि जो सचिव है वो इंग्लैंड की संसद में चुनकर आया है तो उसको यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन भारत में शासन के लिए कोई चुनाव नहीं होता था। पहली बार निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई, नियम बनाया गया कि अब चुनाव के भी माध्यम से कुछ पद भरे जाएंगे, पूरे पूरे नहीं, कुछ पद। भारतीयों को बजट पर बहस करने की छूट मिली, चूँकि 1861 में एक बना दिया गया था नियम ने कि अब शासन में भारतीयों को भी लेंगे, लेना शुरू भी हो गए थे। जैसे पटियाला के राजा को, बनारस के राजा को इसमें शामिल किया गया था, मनोनीत किया गया था शासन के लिए, तो और फिर भारतीयों को शामिल किया गया था। तो अब उनको, यानी वो जो शामिल तो किए गए थे लेकिन वो बहस नहीं कर सकते थे। जब बजट आती थी, कोई भी मामला उठता था सदन में, तो उस पर वो बहस नहीं कर सकते थे, उनको अधिकार ही नहीं था, वोट देने का भी अधिकार नहीं था, बस नाम मात्र के वो वहाँ पर थे। तो उनके लिए व्यवस्था की गई थी, भारतीयों को भी अब बजट पर बहस करने की छूट है, बहस कर सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। यानी एक बार उन्होंने प्रश्न पूछा, उनका जवाब मिल गया, अब दोबारा नहीं पूछ सकते, ये मनाही थी। और वोटिंग तो कर ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पर ये हुआ 1892 में। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है ऐतिहासिक दृष्टि से। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत होती है और भारतीय परिषद में भारतीयों की नियुक्ति होती है। मतलब अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाया। जब अंग्रेज़ों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो बंगाल के विभाजन के विरोध में यहाँ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर के लड़ने लगे। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि जब तक हम हिंदू और मुसलमानों को अलग नहीं करेंगे, यहाँ लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो उनकी पॉलिसी क्या बनी, फूट डालो और राज करो, यानी हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में ही लड़ा दो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की। ये क्या होता है, अभी तक जो चुनाव होते थे उसमें सब लोग वोट करते थे। जैसे आज वर्तमान में क्या है, आपके क्षेत्र में एक सांसद की सीट है या एक विधायक की सीट है, तो वो सीट मान लीजिए सामान्य है या ओबीसी की सीट है या एससी की सीट है,
अल्पसंख्यक की तो होती नहीं, वो तो रिजर्वेशन है नहीं। सामान्य की, ओबीसी की या SC ST या महिला की कोई भी सीट है, लेकिन वोटिंग करने सब लोग जाएंगे। अगर SC ST की भी सीट है तो ऐसा नहीं है कि केवल SC ST के ही लोग वोटिंग करने जाएंगे, नहीं, SC ST के लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, OBC के भी लोग जाएंगे और सामान्य भी जाएंगे, महिलाएं भी जाएंगी, सब जाएंगी। इसी तरह से अगर सामान्य सीट है उस पर भी सब लोग जाएंगे, SC ST OBC महिला सामान्य सब, है ना। हालांकि रिजर्वेशन बाद में किया गया, लेकिन सब लोग जाएंगे। यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे ये कहा गया कि अगर सीट मुस्लिमों को दी गई है, रिजर्व की गई है, तो केवल मुस्लिम वोटर ही वोटिंग करेंगे, हिंदू नहीं करेंगे। यानी हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचक मंडल होगा, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होगा। ऐसा अंग्रेजों ने इसलिए ये तर्क दिया इसके पीछे। उनका ये कहना था कि मुस्लिमों की संख्या कम है, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो जब कोई हिंदू कैंडिडेट और मुस्लिम कैंडिडेट दोनों लड़ते हैं तो मुस्लिम कैंडिडेट हार जाता है, हिंदू कैंडिडेट जीत जाता है। ऐसा कह करके मुस्लिमों को उकसाए कि तुम लोग इसकी मांग करो और तुम कहो कि नहीं, मेरी सीटें अलग की जाएं और मेरे ही कम्युनिटी के लोग उसको वोट करके उसको निश्चित तौर पर सदन में पहुंचाएंगे। तो बहुत सारे मुस्लिम मान भी गए, सफल भी हुआ। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है 1909 में, और यहीं से एक बीज बोया गया जो आगे चल करके 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बीज यहीं पे रोपा गया था। भारतीय परिषद में भारतीयों की नियुक्ति, ये क्या है? भारतीय परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। अभी तक जो भारतीय परिषद थी जिसमें एक सचिव होते थे, उसमें भारतीय नहीं होते थे, उसमें इंग्लैंड के लोग होते थे, अंग्रेज होते थे। लेकिन अब नियम बनाया गया कि नहीं, अब इसमें भारतीयों को भी नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि उनके अधिकार को बहुत सीमित रखा गया, इतना सीमित कि न बोल सकते हैं, न वोट कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस फॉर्मेलिटी ही है, नाम है कि वो वहाँ पे हैं। तो भारत परिषद अधिनियम में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1919 यहाँ लिख दीजिए, 1919। यहाँ क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हो गया। विस्तार मतलब अभी तक केवल मुस्लिमों के लिए था, अब यहाँ पर सिखों के लिए भी कर दिया गया, मुस्लिमों के लिए भी कर दिया गया, मतलब उसको और व्यापक स्तर पर फैलाया गया। सामान्य, सिख, मुस्लिम, विशिष्ट सामान्य, इस तरह से करके उसका विस्तार किया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगा कि हमारी योजनाएं सफल है, बांटो और फूट डालो की नीति वाली। हालांकि 1916 में ही मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थी उनके बीच मध्यस्थता हो गई थी, लेकिन वो बात उतनी बनी नहीं थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। केंद्र का मतलब एक गवर्नर और उसकी परिषद थी, और राज्यों में भी शुरू हो गया था, मतलब विधान परिषदें। तो एक राज्य का शासन और एक केंद्र का शासन, यानी कि क्या कह सकते हैं, विकेंद्रीकरण की नीति शुरू हो गई थी। तो ऐसे में जो केंद्र में शासन था वो द्विसदन उसमें हो गया, यानी कि दो, एक तो डायरेक्टरों की हो गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों की हो गई, और एक किसकी हो गई, जो परिषद थी उसकी हो गई। तो दो सदन हो गए, दोनों सदन मिलकर काम करने लगे। और प्रांतों में द्वैत शासन हो गया, जो प्रांतों में सरकार बनती थी वहाँ पे द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब कि एक शासन को अंग्रेज देखेंगे और एक शासन को भारतीय देखेंगे। भारतीय का मतलब कौन भारतीय? मतलब जो संसद में ही हैं, अंग्रेज़ों के उसमें ही हैं, लेकिन वो भारत के मंत्री हैं, मतलब भारत के लिए काम करने वाले हैं, भारत की ओर से। तो उनको, जो अंग्रेज़ थे, उनको दिया गया रक्षा, है ना, रक्षा, विदेश, बड़े बड़े मामले सब दिए गए। और इनको क्या दिया गया? कृषि दी गई, स्वास्थ्य दिया गया, बहुत छोटी छोटी शिक्षा दी गई। तो महत्वपूर्ण विषय यहाँ थे। जैसे आज के समय में हम बात करें, राज्यों का विषय है, केंद्र का विषय है, और एक समवर्ती सूची है, यानी राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, सबके विषय का निर्धारण है कि इस विषय पर कानून बनाएगा राज्य, इस विषय पर कानून बनाएगा केंद्र, और इस विषय पर बनाएगा कानून दोनों, जैसे वन, दोनों बना सकते हैं। उसी तरह का है, मतलब विषय को बांटा गया, इसीलिए कहा गया प्रांतों में द्वैध शासन। इस टॉपिक पर हम अलग से आपको पढ़ा देंगे विस्तार से। अभी आप संक्षिप्त पढ़िए कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ये थोड़ा सा गहरा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, यहाँ चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
हो सकेगा तो अगले पार्ट में ही इसको हम बताएंगे। फिर लोक सेवा आयोग की स्थापना, पहली बार 1919 के अधिनियम में ये कहा गया कि अब लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा जो भर्तियां कराएगा। किसकी? पब्लिक सर्वेंट की। जैसे आज की भाषा में कहें तो IAS होते हैं, IPS होते हैं, है ना, SDM बनते हैं, ये सब लोक सेवक हैं। तो राज्यों की है लोक सेवा आयोग नाम रखा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश PCS, राजस्थान PCS, बिहार PCS, ये राज्यों की लोक सेवा है। एक केंद्र की लोक सेवा है जैसे UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, जिसको पास करके लोग IAS, IPS, IFS बनते हैं और बहुत सारी पोस्टें हैं। तो दोनों को मिला दीजिए, उस समय तो लोक सेवा आयोग ही है। इसकी स्थापना की बात इस अधिनियम में की गई। बाद में 1925 के आसपास या 23 में लोक सेवा आयोग की पहली बार स्थापना भारत में हुई। तो ये है 1919 का। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आ गया और हमने कहा है कि भारत का संविधान जब बन रहा था उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से बातें ली गई हैं? 1935 के ही अधिनियम से ली गई हैं। एक 1928 में साइमन कमीशन आया था, उसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो साइमन कमीशन का बहुत विरोध हो रहा था, लेकिन आप समझिए पॉइंट की बात कि साइमन कमीशन का विरोध तो हो रहा था, लेकिन उसी साइमन कमीशन की बहुत सारी बातें अधिनियम 1935 में रखी गई और 1935 की बहुत सारी बातें संविधान में रखी गई। यानी कह सकते हैं कि साइमन कमीशन की बहुत सारी बातें संविधान में रखी गई। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें भारतीय नहीं थे, बस मेन मामला ये था। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है और राज्य में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे 1919 में राज्यों में द्वैध शासन शुरू किया गया था, तो 1935 में राज्यों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। यानी अब अंग्रेज और भारतीय मंत्री दो अलग अलग विषय बांट के नहीं काम करेंगे, बल्कि अब केवल भारतीय मंत्री ही काम करेंगे जो अंग्रेज करते थे। हालांकि रक्षा विभाग और विदेश वो तो अंग्रेज़ों के हाथ में है ही, क्योंकि अंग्रेज तो मेन है भाई, उन्हीं का शासन है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारियां दे दी गई। तो राज्यों में तो एक शासन हो गया, इकहरी व्यवस्था हो गई, मतलब द्वैध शासन खत्म। लेकिन वही द्वैध शासन जो राज्यों में था अब केंद्र में आ गया। केंद्र में दो विषय कर दिए गए, कुछ अंग्रेज़ों को सौंप दिए गए महत्वपूर्ण विषय और कुछ भारतीयों को। ये दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में। 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। वोटिंग जब होगी, चुनाव जब होंगे, तो उसमें 10% लोग ही वोटिंग करेंगे। ये 10% लोग कौन हैं? जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, धनी हैं, उद्योगपति हैं, जमींदार हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोग। यहाँ पे महिलाएं शामिल नहीं हैं। महिलाएं भी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो गरीब किसान यहाँ शामिल नहीं हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। उस समय की 28 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 2 करोड़ के आसपास, मतलब लगभग 10% लोग आ जाते हैं जो वोट कर सकते थे। तो 10% लोगों को वोट करने का अधिकार दिया गया। फिर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। जैसे 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग था, अब वही एक तरह से संघ लोक सेवा आयोग, नहीं, जो केंद्र को देखेगा। तो संघीय मामला हो गया ना, मतलब यहाँ पे केंद्रीकरण हो गया, एक तरह से केंद्र को ज़्यादा महत्व दिया गया, इसीलिए केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग, इसी को आज हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, UPSC। इसकी स्थापना हुई भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत और हमारे संविधान में ये है। राज्यों में द्वैध शासन भी है। कुछ राज्यों में जैसे द्विसदन है, जैसे उत्तर प्रदेश में द्विसदन है, महाराष्ट्र में द्विसदन है, विधानसभा विधान परिषद 6 राज्यों में इसमें द्विसदन है, और केंद्र में भी द्विसदन है, लोकसभा और राज्यसभा। फिर RBI की स्थापना में बड़ी भूमिका है इस अधिनियम की। भारत में RBI की स्थापना हुई थी इसी अधिनियम के माध्यम से। आखिरी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह हमारे संविधान के शुरू होने के सबसे नज़दीक का सुधार है। इसके बाद अंग्रेज़ों की ओर से कोई भी कानून नहीं आया। इसी कानून के माध्यम से हमें आज़ादी मिली और हमारा संविधान बना और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947। तो ये जो है अधिनियम संसद में पास हुआ था, ब्रिटिश संसद में। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जब तक भारतीय लोग अपना संविधान नहीं बना लेंगे
क्योंकि संविधान बनने की प्रोसेस शुरू हो गया था 46 में ही, 9 दिसंबर 1946 से ही संविधान बन रहा था। उस समय यह अधिनियम बनाया गया और कहा गया कि संविधान जब तक बन रहा है, बन के कंप्लीट नहीं हो जाता और वो संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक भारत क्या रहेगा, डोमिनियन स्टेट रहेगा। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि अंग्रेज़ों का शासन है लेकिन उनको आंतरिक स्वतंत्रता दे दी गई है, यानी पुलिस सेवा वो अपने हिसाब से करें, वित्त मामले देखें, केंद्र मतलब जैसे आज गृह मंत्रालय कह सकते हैं, यानी कि केंद्र के अंदर, भारत के अंदर जो भी मामले हैं उसको तो यहाँ के शासक लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री। लेकिन जो बाह्य मामला है जैसे कि विदेश मामला, रक्षा मामला, तो इन मामलों को अभी कॉमनवेल्थ ही देखेगा, मतलब राष्ट्रमंडल ही देखेगा। यही डोमिनियन स्टेट है। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ, लागू हुआ, तब जा कर के भारत डोमिनियन स्टेट खत्म हुआ। पाकिस्तान के लिए भी था, भारत के लिए भी था। तो इसी स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से ये प्रस्ताव लाया गया, ये बिल एक्ट बन गया कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। और जून 1947 की बात की गई थी, फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी गई। तो इसीलिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ था, उसने अधिकार दिया था हमें आज़ाद होने का, मतलब हमें आज़ादी भी एक तरह से दूसरे के एहसानों पर मिली है। ठीक है, इनडायरेक्ट में बोल सकते हैं, लेकिन अब अंग्रेज़ों का ही शासन था, जो भी हो रहा था संसद में बिल पर पास होता था, उसी से कानून बनता था, तो उसी से ये भी कानून बना। और इसी में एक बात ये भी तो लिखी है कि डोमिनियन स्टेट के बाद जब संविधान उनका रेडी हो जाएगा, तब वो तो हमसे स्वतंत्र ही हो जाएंगे, हर तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। कोई उनका मतलब अगर वो कॉमनवेल्थ में भी नहीं शामिल होना चाहते तो भी उन्हें कोई नहीं कहेगा कि नहीं आप कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल में शामिल होइए। अभी आप राष्ट्रमंडल में शामिल हैं, बाद में भी शामिल होंगे तो अपनी स्वेच्छा से होंगे, ना कि किसी के दबाव से। और आपको पूरी तरह से यहाँ पे आज़ादी मिल ही गई है, तो इसलिए ये नियम बनाया गया, उसमें लिखा गया और बहुत ज़रूरी भी था। भाई संविधान बन रहा है, अब वहाँ की व्यवस्था देखनी है। जब संविधान बन जाएगा तभी तो चुनाव होगा। कैसे चुनाव होगा, किसको क्या क्या अधिकार मिलेंगे, संविधान बना नहीं है। तो अभी तक प्रोसेस में क्या होगा, जैसे नियम चला आ रहा था अंग्रेज़ों का वैसे ही चलता रहे, क्या दिक्कत है। 2 साल चला वैसे ही, वही स्थिति डोमिनियन स्टेट की थी। तो इसको मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी आलोचना होनी चाहिए। ये उस प्रोसेस में था, उसी प्रोसेस में चला, फिर समाप्त हुआ। बस वीडियो आखिरी है भारतीय संविधान के विकास के क्रम का। अब इसके बाद क्या होगा, भारत आज़ाद हो गया और अब हम फिर से पीछे लौटेंगे और कहाँ आएंगे, अगले पार्ट में 1946 में। और 1946 से 1949 तक बात चलेगी भारत के संविधान की। अब संविधान सभा की स्थापना होगी, भारत आज़ाद नहीं हुआ है, संविधान सभा की स्थापना होगी, चुनाव होगा, फिर संविधान सभा बैठेगी, उसमें विभाग बटेंगे, बहस होगी। उसी बीच में संविधान बन ही रहा होता है, उसी बीच में देश आज़ाद हो जाएगा। फिर कुछ लंबे समय के लिए इसको टाला जाएगा, कुछ समय के लिए, कि संविधान को लागू कब किया जाए। तो डेट निर्धारित की जाएगी 26 जनवरी 1950। वो क्यों निर्धारित कर दी जाएगी, 26 जनवरी 1949 को संविधान बन गया था, तो क्यों बढ़ा करके 26 जनवरी किया गया। ये सारी बातें हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगला पार्ट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें आप पढ़ेंगे भारत का संविधान कैसे बना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत का संविधान कैसे बना। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।